स्पिरिचुअलिटी तुमको ये नहीं कहता कि तुम किसी और रास्ते पे निकल जाओ, यानी कि ध्यान जो करना है, ध्यान करना वो नहीं है कि तुम पहाड़ों में बैठ के ध्यान करना। अलग जो मेडिटेशन क्या होता है कि तुम अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करते हो। हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ क्वेश्चन अ राइट, पर सांस को फील कर पाना। मतलब तुम पाते हो कि जो सांस ले रहा है वो कोई और है और जो देख रहा है वो कोई और है। हम दूसरों की ज़िंदगी से अच्छी आदतें कैसे अडॉप्ट करें? ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन है, जब भी मैंने एक चीज़ सिखाई है, द क्वेश्चन इज गुड कि दूसरों के जीवन से हम अच्छी आदतें कैसे अडॉप्ट करें, बट हियर कम्स द आर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल, इट इज़ रियली लाइफ चेंजिंग, बिकॉज किसी भी फील्ड में इफ़ यू कैन आस्क द राइट क्वेश्चन यू विल हैव द बेटर आंसर। एंड एआई जैसे ही आया ना, तो एआई के एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, आंसर पे आऊँगा, बट अभी ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, बिकॉज इसके क्वेश्चन अगर सही होगा तभी आंसर बहुत अच्छा होगा। तो इसी के बीच में जो चीज़ उठती है कि अच्छा क्वेश्चन क्या होता है। और जैसे ही ये एआई का जो राइज हुआ है, चैट जीपीटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? बेसिकली यू गिव प्रॉम्प्ट्स टू द टूल लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी, और फिर तुमको एक अच्छा आउटकम मिलता है। अच्छा आउटकम तभी मिलता है जब तुम एक अच्छा क्वेश्चन उससे पूछ रहे होते हो। तो इन आवर लाइफ एज वेल, अगर तुम एक अच्छा राइट क्वेश्चन पूछोगे, सही क्वेश्चन पूछोगे, सही आंसर मिलेगा। विच मुझे ऐसा लगता है कि जो कि अगर इफ़ यू आर इनटू सेल्स, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर सेल्स का जो हम काम करते हैं, तो अगर आप सही क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा आंसर मिलता है, और अच्छा आंसर मिलता है तो हम अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो बहुत अच्छे से जान पाते हैं। तो सिमिलरली, तो क्वेश्चन अच्छा इसलिए ही पूछना चाहिए, और अपने रिलेशनशिप्स में भी। और जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, ईमेल्स पे बात करते हैं, तो एक क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछा जाए। अब अपन रिलेशनशिप में अगर हम सही क्वेश्चन अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने फादर से, मदर से, भाई बहन से पूछ रहे हैं, तो हमको सही जवाब मिलता है। सही क्वेश्चन पूछने पे ही सही प्रॉब्लम का भी पता चलता है। सो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ क्वेश्चन अ राइट क्वेश्चन? सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, कि स्पेसिफिक होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, एट अच्छे लोगों में से आदतें अच्छी कैसे अडॉप्ट करें, तो स्पेसिफिक हो जाओ, यानी कि कौन से हैं वो लोग। स्पेसिफिक, बिकम एज स्पेसिफिक एज यू कैन विद योर क्वेश्चन, कि कौन से हैं वो लोग। तो कौन से होंगे वो लोग जिसकी तुम जो आदतें होगी वो अडॉप्ट करना चाहते होगी? हु आर दोज पीपल? दोज पीपल आर whom you admire, जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। वो आपके आसपास भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर फादर, योर मदर, योर एल्डर ब्रदर, या कोई कजन हो, या कोई पड़ोसी हो, या कोई ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार लोग भी हो सकते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स, राइटर हो सकता है, जिसको भी आप देखते हैं, जिसकी भी फिलॉसफी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसको, उसी की एबिलिटीज़ को, उसी की आदतों को अपने अंदर डालना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए एक और क्वेश्चन अराइज हो गया कि हु आर दोज पीपल whom I admire। तो कम से कम 2-3 उन लोगों का नाम लिखी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आई हैव मेड द लिस्ट, बट अभी जो दिमाग में आ रहे, फॉर एग्जाम्पल रजनीश ओशो एंड पैट्रिक बेट-डेविड, जॉर्डन पीटरसन, जेसाई दीपक, रॉबर्ट ग्रीन, निकोलस कोल्स, तो वो बहुत सारे हैं। बिकॉज आई हैव अ लिस्ट जिनको मैं, जहाँ पे मैंने इनकी लिस्ट बना रखी है। जब भी मैं इनसे कुछ नया सीखता हूँ तो वहाँ लिख लेता हूँ, और फिर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो भी मैं वहाँ लिख लेता हूँ। इससे मेरी भी थिंकिंग फॉर्म होती। तो क्वेश्चन समझ आ रहे? अब व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स यू वांट टू अडॉप्ट, वहाँ पे भी स्पेसिफिक होता है। क्योंकि अगर मैं पैट्रिक बेट-डेविड की बात कर रहा हूँ, जो उसकी पर्सनैलिटी है, तो काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स होंगी। जॉर्डन पीटरसन की बात कर रहा हूँ, जेसाई दीपक की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट जेसाई दीपक। तो जेसाई दीपक की बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है। ही इज़ अ लॉयर, ही हैज़ ऑथर 2 बुक्स विच यू शुड रीड, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, द नॉलेज ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द रिलीजन, ऑफ द सनातन धर्म, and of our roots, and most importantly, which I really like about Jay Deepak, the articulation, the way he listens people, the way he answers, the way he choose the right words, जो वो बड़ा fascinating लगता है। तो आपको समझ आ रहा है कैसे सही क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो सही क्वेश्चन अब क्या आ गया? स्पेसिफिसिटी। दूसरा जो में कोर एलिमेंट होता है, द इंटेंट, कि क्यों तुम वो क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अपने इंटेंशन को बड़ा ही प्योर रखो। मतलब प्योर यानी कि उसको पता होना चाहिए कि इसलिए मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन इससे पूछा, किसी से भी पूछा, लेकिन
मैंने क्वेश्चन जो जानना था इसलिए नहीं पूछा, बस ऐसे अपने आप को शो ऑफ करने के लिए पूछ लिया। ये जानना तो कुछ और है लेकिन मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो इंटेंशन क्लियर रखो कि आई वांट टू नो दिस बिकॉज उसके आगे जो भी तुम्हारा आंसर। तो सही क्वेश्चन इसका मतलब सही आंसर। एंड इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन एंड अ ग्रेट क्वेश्चन, पीपल विल लुक इनटू यू, विल लुक एट यू एंड से कि यार ये क्वेश्चन अच्छा पूछा। आई थिंक आई हैड द सेल्स कॉल एंड सेल्स कॉल पूरी हो गई थी एंड he was offering that I should come Bangalore and work with him. But मैं अपने ही चैनल्स पे काम कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग में है, फ्रीलांसिंग का मतलब गेट कांट गो टू बैंगलोर। सो ये पूरी कॉन्वर्सेशन चली, सो आई सेड नो एंड बात खत्म हो गई थी। तो एट लास्ट आई पुट अप द क्वेश्चन, हमारी बात हो गई लेकिन मैंने कहा कि आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन आई, एंड ही सेड कि ऑफ कोर्स। सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज योर होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द कंटेंट, लाइक इट इज़ अ मीडिया कंपनी, उससे सब बात हो रही थी एंड वो एक मीडिया कंपनी जो है एक मेडिकल कंपनी के साथ काम कर रही है, तो जो मेडिकल कंपनी के लिए कंटेंट क्रिएट करती है। तो मैंने पूछा कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या आइडिएशन का प्रोसेस रहता है। तो ही सेड कि वेरी गुड क्वेश्चन, जिस तरीके से पूछा प्रोसेस ये बड़ा हो गया, प्रोसेस भी अभी स्पेसिफिक नहीं है। मैंने पूछा था व्हाट इज योर आइडिएशन स्टेप्स व्हेन यू थिंक अबाउट क्रिएटिंग द कंटेंट एंड हाउ यू रीपर्पस। सो दिस में थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। मेरे इंटेंट बहुत ही बेसिक क्लियर था दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। सो दिस वाज द होल थिंग जो कि आपको ये सिखाता है कि सही क्वेश्चन कैसे पूछे, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन दैट विल creates the ability in you which you can use to ask the great question, and when you ask the great question you become great, you find the truth. So आप इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब इसके बाद क्वेश्चन के सीधे आंसर पे आते हैं। जो मुझे लगता है कि जब हमें अडॉप्ट करनी है वो चीज़ें, तो हम पहले लिख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए और फिर उसके बाद हम उसको प्योरली इमिटेट करेंगे अपनी लाइफ, या फिर उसको रिवर्स इंजीनियर का बेसिकली कि जो उस इंसान ने जिसको भी तुम एडमायर कर, उसने जो वो स्किल सीखी है वो कैसे सीखी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा बोलने में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में अच्छा, तो इसकी जर्नी क्या रही है कम्युनिकेशन की, इसने किस तरीके की किताबें पढ़ी हैं, किस तरीके की प्रैक्टिसेस करी हैं, किस तरीके के कोर्सेज लिए हैं, किस तरीके से इस फियर्स को ओवरकम करा है। जैसे जैसे उसने करा है यू कैन सी दैट थिंग एंड प्योरली इमिटेट इन योर लाइफ। जब इमिटेट करोगे भी तो 100% तो इमिटेट नहीं होता बिकॉज वी हैव डिफरेंट लाइफ्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी इन लाइफ, बट जो प्रिंसिपल है, जो चीज़ है वो सेम रहेगा। तो आप उसको इमिटेट करना चालू कर दीजिए, यानी कि प्योरली नकल। जैसे कि आई फॉलो पैट्रिक बेट-डेविड एंड ही सेड कि जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी तो ही स्टार्टेड रीडिंग बुक। उन्होंने एक किताब पढ़ी है, नहीं फेल्ट की अमेजिंग, उन्होंने एक और किताब पढ़ी, फिर उसको जब सेल्स सीखनी थी तो ही रेड अराउंड 20 बुक्स, 20 to 50 बुक्स अराउंड सेल्स एंड देन ही इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग। सो भी क्या हो गया कि अब मुझे इमिटेशन करनी है तो मुझे सेल्स सीखनी है, so I will take the books, I will read them, I will execute, just imitating my mentor Patrick Bet-David, and that's how I'm adopting the skill of sales. And then I will buy the course of sales if he's selling because he is pretty good at it, and I will learn from him. और अगर कोर्स नहीं भी खरीद सकते, फाइनेंशियली इतना पैसा नहीं है, तो you can always buy the books. So this is how you adopt the qualities of your admired ones. And how you do it? By imitating the whole process. And of course, you can create the changes as well, variations as well. For example, कि आज के टाइम आप सीखना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल कि यूट्यूब है सीखने के लिए, बुक्स हैं इजिली अवेलेबल और PDFs अवेलेबल हैं। अगर आपके पास बुक भी खरीदने का पैसे नहीं है, इफ यू सर्च ऑन क्रोम वगैरह पे कहीं ना कहीं PDF कहीं पड़ी हुई है। किसी 2-3 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो कि इफ़ यू वांट आई विल शेयर, कि जहाँ पे हर बुक मिल जाएगी, जस्ट सर्च और तुमको वो बुक मिल जाएगी। तो बस थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ा सा दिमाग, एंड यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेस। तो इमिटेशन करोगे लेकिन यू हैव दिस फेयर एडवांटेज कि जहाँ पे तुम इंटरनेट का उपयोग करके, टेलीग्राम का उपयोग करके और जल्दी सीख पाओगे। इट मीन्स जो इमिटेशन प्रोसेस है उसको आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। जब हम गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो जो हम असली ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, जैसे अपने करियर को बनाना, जो हमारा ड्रीमर्स को पाना, वो ऐसा भी फील होता है कि मीनिंगलेस है। द क्वेश्चन इज फिर मीनिंगफुल क्या है? फिर मीनिंगफुल वही चीज़ें लगती है कि जब भगवान, मतलब ऐसी एनर्जी है
मतलब हमें तो उसमें जाना चाहिए, ये सब उस क्या किस हुई? मतलब स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मतलब चक्रास वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको तो तुम तब अब चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जितना मुझे समझ आ रहा है। जब अब ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो तुम्हें, जितना मुझे ज्ञान है इस चीज़ का, पहली बात तो मैं आई डोंट फाइंड माई सेल्फ क्रेडिबल टू स्पीक अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज अभी मैं खुद ही सीख रहा हूँ, खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट जितना बेसिक मैं बता पाऊँ कि स्पिरिचुअलिटी तुमको ये नहीं कहता कि तुम किसी और रास्ते पे निकल जाओ। यानी कि ध्यान जो करना है, ध्यान करना वो नहीं है कि तुम पहाड़ों में बैठ के ध्यान कर रहे, अलग जीवन यापन करें। वो ध्यान ठीक है हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही ध्यान है। अब जो तुम्हारा काम है सिंपल, जो मेडिटेशन क्या होता है कि तुम अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करते हो, बस कुछ भी नहीं करते कि मैं सांस ले रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रही है जा रही है। अभी जैसे सांस ले रहा हूँ जा तो भी वो अवेयरनेस, सांस को फील कर पाना। तो तब तुम पाते हो कि जो सांस ले रहा है वो कोई और है और जो देख रहा है वो कोई और है। तो ये मेडिटेशन में तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगते। सिमिलरली जब तुम्हारा जो काम है, जैसे कि आप कोई जॉब पे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, द होल कंसेप्ट इज कि जो भी आप फिर काम कर रहे हो उसमें अपना ध्यान लगाओ। वहां पर फिर तुम्हें लगना चाहिए कि जो अभी मैं कर रहा हूँ इस मोमेंट पे ये मीनिंगफुल है, बाकी सब मीनिंग्स, क्योंकि अभी मैं ये कर रहा हूँ इस मोमेंट में इस चीज में। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द मेडिटेशन। अब जो तुम मेडिटेशन में जो एनर्जी फील करते हो, जो खुशी फील करते हो, जिस अलग प्रकार का अनुभव फील करते हो, जो जो कि दूसरे अनुभवों से बेटर है, तो वो अगर तुमको कह रहे हैं कि दूसरे अनुभव बेकार है, तो फाइंड समथिंग कि जिसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव हो जैसा मेडिटेशन के टाइम होता है। कुछ ऐसा काम, जैसे मेरे लिए फॉर मी राइटिंग, मैं लिखता हूँ तो एवरीथिंग इज मीनिंगलेस फॉर मी, जस्ट आई एम राइटिंग अबाउट माई थिंग। अब वो चाहे क्लाइंट वर्क हो, क्लाइंट वर्क में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज जुड़ जाती हैं, बट मैन आई राइट पोइट्रीज, लेटर्स, और ये थोड़ा बहुत पोइट्रीज नहीं कहूँगा, जो भी लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आई जस्ट दैट इज मेडिटेशन फॉर मी। जैसे यू सेड समडे कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग, तो जब वो क्रिएशन है एंड व्हेन यू पुट योर टाइम इनटू दैट क्रिएटिंग दैट थिंग, दैट इज मेडिटेशन इटसेल्फ। क्रिएशन में अब तुम पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है। कभी कभी ऐसे सुना है कि इतने टाइम तक मैं काम कर रहा हूँ तो खाना खाना भूल गए। अब प्रेम में क्या होता है, प्रेम में सुना है ना, प्यार में, कि खाना खाना भूल जाता है, भूख नहीं लगती क्या इसको, प्यार में हो गया। प्रेम प्यार क्या है, ध्यान तो है, लेकिन उसमें अंतर ही कोई सामने वाला तुम पे ध्यान दे रहा होता है तो ध्यान ही। मेडिटेशन में हम खुद पे ध्यान दे रहे होते हैं, और जैसे ही जब हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उसमें, फिर उसका ध्यान भी कहीं ना कहीं पूरा उसमें है, उस ध्यान में है, तो हमें भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं, सोते ही नहीं। कभी कभी तो सोते भी बहुत कम घंटे और काम करते रहे। कुछ कुछ लोग कहते इतने घंटे कैसे काम कर लेते, कुछ कुछ लोग दे आर लिविंग द लाइफ, वो अनुभव कर रहे, हर एक मोमेंट में वो कुछ क्रिएट कर रही, कुछ बना रही, कुछ लिख रही। तो दैट इज मेडिटेशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज फ्रीडम इटसेल्फ। हालांकि तुम 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो फ्रीडम है। अब ये मैं किसी को जाके कहूंगा कि तुझे 12 घंटे काम कर रहा है एक इंसान, और वो फ्रीडम है, फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, ही विल से कि तू पागल है, या फिर ऐसा हो नहीं सकता। बट ऐसा है, 10-10 12 12 13 13 14 14 15 15 घंटे लोग काम करें, बट दे आर फ्री, बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट दे आर मेंट टू डू, दे आर मेडिटेटिंग, वो ध्यान पूरा उनका वहाँ है। तो बस ये है स्पिरिचुअलिटी मेरे अनुसार। बहुत बड़ी हैवी डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि जो बोलो, सिंपल सा रूल है कंटेंट क्रिएशन का, पॉडकास्टिंग का, कि स्पीक व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, मुझे भी पता है कि किन चीज़ों में मैं पूर्ण रूप से ध्यान नहीं हो पाता मेरा, लेकिन राइटिंग इज समथिंग मेरा पूरा ध्यान रहता है, जहाँ पे मेरे को मैं कहीं ना कहीं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा होता लिखते टाइम, और थोड़ी मुश्किलें भी आ रही होती, तो आई एम ओके विद दैट डिफिकल्टीज। सो फॉर मी दिस दैट इज राइटिंग अबाउट एवरीथिंग, स्टोरीज, एंड ऑफ कोर्स client work as well because I enjoy that, but mostly poetries and letters. Poetries भी क्योंकि भी लिखना नहीं आता, but letters is best. मेरा एक चैनल भी है, letters by शिशिर वाधवान। I don't like people to see that channel because वो ऐसा it's kind of a diary, क्योंकि हम चाहते नहीं कि ज़्यादा लोग पढ़े, it's just for me, for myself. So but yeah, I practice there the letters and poetry thing where I feel that ध्यान and meditation. कुछ इन डार्कनेस से रिलेटेड है, डिप्रेशन से मालवीय बच्चे हैं,
वो बचपन में कोई उसके साथ हादसा हुआ है, डार्क में वो डिप्रेस्ड हुआ है, और वो जब तक बड़े होते जाते थे वो कहीं ना कहीं वो डर रहता है उसके ऊपर, वो याद रहता है कि इस फियर को, मतलब वो हादसा याद रहता है। तो उसके लिए वो बड़े होकर मतलब वो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करे, कैसी, मान लो वो खुशी भी, तो खुशी को भी महसूस अच्छे से कर नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो हादसा याद आ जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे करे? वेल, अगर ये डिप्रेशन जो वर्ड है, अब ये इसको जरा हम ये डिप्रेशन इज मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ कि एक तरीके से एक मेंटल डिजीज़ की तरह देखता हूँ, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड एक्सपर्ट्स, यू नीड टू गो। जैसे कि अगर हम कोई फिजिकल बीमारी की बात करें, कोई ऐसी फिजिकल डिजीज़, तो तुम्हें अगर कुछ बीमारी हुई है, चाहे बेसिक भी हुई है, बड़ी बड़ी ले लेते हैं, डिप्रेशन को छोटी आम बीमारी तो है नहीं, अगर हो रही है तुमको, तो अगर हो रही है इसको फिजिकल डिजीज़ के साथ जोड़ रिप्लेस कर दो कि तुमको कोई बड़ी बीमारी होगी, तो तुम किसी दोस्त के पास जा कर के या किसी सगे संबंधी के पास जा कर के पूछोगे उससे कि क्या हो, वो तुम्हें थोड़ा बहुत सजेस्ट कर देगा, ये करो वो करो, ये करो वो करो, एडवाइस दे देंगे। इलाज तो तुम्हें एक्सपर्ट्स जा कर के जो डॉक्टर्स हैं वही दे पाएंगे। सो द पॉइंट आई वांट टू से इज कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, if you or have a depression, so you need to go to the right person, you need to go to the expert, not your friend। वो जो चलता है ना, my friend is my free therapist टाटा, वो जो इंस्टाग्राम की दुनिया ने तुम्हें बता रखा है, no, your friend is not your therapist। he can be someone who can listen to you, who can understand you, who can support you, who can love you, but he is not someone who can cure your depression। यानी कि डिप्रेशन का इलाज शायद ना करता नहीं, समझ आता है। और फ्रेंड्स भी अपने आप में एक स्केपिज्म का भी बड़ा पंगा बन जाता है, मतलब स्केपिज्म बन जाता है, स्केप बन जाता है। मैंने पहले बताया था, फॉर एग्जांपल यू हैव योर ओन डे, घर में बड़े परेशान रहते हैं, स्पेशली आई हैव सीन दिस थिंग इन बॉयज़, कि घर में बहुत परेशान रहते, कोई समझता नहीं है, लेकिन रोज के शाम के 5-7 बजे ही जैसे दोस्त मिले तो घूमने चले गए, और वो 1-2 घंटा बहुत हंसे, बहुत मस्ती गई, घर पे आए, कम घर में घुसे तो बड़े शांत घुसे, अपने कमरे बैठ गए और सिंपल काम करते रहे, चुप। मतलब कि घर में दुखी है, घर में दुखी है, और मतलब खुश नहीं है, दोस्तों से मिलते बहुत खुश। अब वो कहीं और कहते कि जिंदगी का मजा तो दोस्तों के साथ है, ऐसा तो जिंदगी बेरंगी सी है, ये है वो। सॉरी टू से दिस, बट बहुत काम करना बाकी है। यानी यहाँ पर अगर आप अकेले भी बैठे हैं कहीं, तब भी वो जिंदगी में रंग महसूस होना चाहिए, तब भी जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। फैमिली के साथ आप इतने रंगीन होने चाहिए, रंगीन यानी कि खुशनुमा, प्लेफुल, कि आसपास के लोग, चाहे आपके दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, वो कहे कि ये खुश रहता है, मज़ेदार आदमी, इंटरेस्टिंग है, वाओ ग्रेट यार, वो सारी चीज़ें कि मज़ेदार है, मज़ेदार इज़ द वर्ड, कि खुश है। आजकल अलग वर्ड यूज़ करते हैं कि बेवकूफ़ियाँ करते रहते, लेकिन फ़नी है, मज़ा आता है और अच्छा है, एनर्जेटिक, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं। सो वो उस चीज़ की बात, तो वो जो फ्रेंड है वो स्केपिज्म बन जाता है। तो उस चीज़ को अगर आपको अगर ये लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी स्केपिज्म है, सॉरी फ्रेंड्स भी स्केपिज्म है, स्केप करने का माध्यम बन चुका है, तो मैं नहीं कह रहा फ्रेंड्स छोड़ दो, मैं कहता हूँ कि वर्क ऑन योर लाइफ नाउ। समझो कि तुम्हारा अकेले होकर के भी जीवन बहुत खूबसूरत है, तुम्हें जानना है, समझना है, बनाना है। और अगर डिप्रेशन जैसे प्रश्न उठता है तो पहली चीज़ जो मैंने समझा दी, गो टू द राइट पर्सन, गो टू द एक्सपर्ट, दैट्स इट। दूसरी चीज़ कि जो आजकल आई हैव सीन दिस थिंग, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं और जो 16-17-18 साल की जो रेंज है उम्र की, इसमें मैंने बहुत देखा है, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन व्हाट्सएप स्टोरीज, दैट दे बिकम सैड, दे पुट दैट स्टोरीज की बहुत दुखी हुई है, वो सैडनेस, and they call it depression. Now being sad is really it's getting normal, being depressed, being वो सब दुखी होना, परेशान होना, ये बड़ा नॉर्मल होने लग गया है। और ये नॉर्मल है भी, और इसको और बुरा करते हैं दो डैंक डार्क ह्यूमर मीम्स। जो बच्चा 24-16-17 साल की उम्र का है, वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में विच इज़ रियली सैड। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का हो सकता है कुछ सीन, या पेरेंट्स के साथ इश्यूज हो रहे हैं, और उसी के अराउंड कुछ ऐसा आपको डैंक डार्क ह्यूमर जोक्स मिल जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उसको अपनी रियलिटी मानने लगता है। जो उसके जीवन में बिखर रखा है, सब कुछ खराब हो रखा है, वो सोचता है कि ये भी, इतने सारे लोग उससे रिलेट कर रहे होते, तो सोचते हैं कि दिस इज वेयर आई बिलोंग, मेरे जैसे और भी लोग,
एंड वो एक झूठ में, जस्ट बिकॉज एक डैंक मीम आ गया, एक ह्यूमर मीम आ गया और उससे आप रिलेट कर पाए, इट डजंट मीन इट्स ट्रू। आप स्टोरीज पे डाल के कूल लगने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, योर ट्रॉमा बिकम्स योर, वो एक कहीं मैंने सुना था दैट दीज डेज ट्रॉमा हैज बिकम ट्रेंड, और कुछ उसमें झूठ है नहीं, बिकॉज इफ यू हैव ट्रॉमा यू आर रिलेटिंग विद दैट मीम, यू विल पोस्ट इट। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि कभी कभार आपके पास दुख है भी नहीं, लेकिन तब भी यू आर जस्ट एक्सपीक, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास, बिकॉज ऑफ दोज कल्चर, बिकॉज ऑफ दोज पीपल। सो बड़ा ये अलार्मिंग है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उन मीम से, बट मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं 14, 15, 16, 17 साल के, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट कल्चर, फ्रॉम दोज पीपल, फ्रॉम दोज मीम अकाउंट्स, जो कि एक मुश्किल टास्क है। इफ द पेरेंट्स इसको सुन रहा है, आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर किड्स, बिकॉज अगर वो उस कल्चर के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप को उसी के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, खुद को कूल समझते हैं, खुद को वैलिडेट, क्योंकि वैलिडेशन मिल जाता है, तो उनको लगता है ये सारे मेरी चीज़ समझते हैं। यू नो, कभी कभी अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में देखा होगा कैसे लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते, कैसे अपनी ज़िंदगी के सारे दुख वहाँ निकल रहे होते हो, फ्रस्ट्रेशन। आई थिंक वेयर वी आर हेडिंग, इसको तुम डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। और आई हैव ह्यूज प्रॉब्लम विद दोज इंस्टाग्राम क्रिएटर जो इस चीज़ को पुराते हैं। आई हैव ह्यूज प्रॉब्लम विद दोज मीम्स, बिकॉज आवर किड्स, तुम्हारे बच्चे जमन जनरेशन है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। एंड आई नो इसके बोलने से वो रुकेंगे नहीं, और वो चीज़ है वो रहेगी, बट आई कैन रिक्वेस्ट यू गाइस कि इफ यू सी समथिंग हैपनिंग ओवर देयर, मत करो। और अगर किसी को देखते हो ऐसी सैड और डिप्रेस्ड स्टोरीज लगाते हुए, डोंट मेक फन ऑफ हिम। वो जिस चीज़ से, परिस्थिति से गुजर रहा है, शायद उसको भी नहीं पता कि इससे साथ कोप कैसे करूँगे, तभी घंटों घंटों क्या पता इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, कभी घंटों घंटों मूवीज़ देख रहा है, जब भी परेशान है, जब भी लग रहा है कि वो कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, उसको मत करो यार। मुझको लगता है कि, और सिंपल सी बात है, यू डिडंट डू एनीथिंग, तुम उसकी हेल्प भी मत करो। इसलिए मैं नहीं कहा कि जाके पूछो भाई हेलो क्या हुआ, इफ इट्स यू तुम्हारा फ्रेंड, तुम अंदर से बात आती ही जाओ, बट आई वांट टू से कि इसमें मजाक और वर्ड्स मत करो सिचुएशंस, और उस कल्चर को बढ़ावा मत दो। उस कुछ भी क्रिएट करके, किसी की माँ का मजाक बना करके, बहन का मजाक बना करके, जोक्स बना करके, लड़कियों का रिलीजन पे मजाक बना करके, वी डोंट बिकम कूल। मुझे नहीं पता ये कल्चर आया कहाँ से, क्या मैंने इसके बारे में कभी इतना रिसर्च भी नहीं करा, समझा भी नहीं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली कूल गाइस। अपनी रूट समझो, अपने आप को समझो, फैमिली को समझो, जो सच है उसके पीछे जाओ, सही किताबें पढ़ो, सही लोगों से बात करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। दैट्स द थिंग। और जो क्वेश्चन था कि अगर ऐसे डिप्रेशन से गुजरे उसको कैसे खत्म करे, तो आई थिंक यू शुड गो टू द एक्सपर्ट। अगर बचपन में कुछ ट्रॉमा है तो इट विल ओनली हील जब तो आप उसके एक्सपर्ट के पास जाओ। ये भी बस मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है। इसके साथ और जो चीज़ें जुड़ रही थी, मैंने उनके बारे में भी बात करा है। बहुत अलार्मिंग, बहुत कंसर्निंग है। आई हैव सीन a lot of memes, lot of accounts posting shitty things. तो यार आई थिंक वो मेरे को परेशान भी बहुत करता है, बिकॉज मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने ही पेरेंट्स को गालियाँ दे रहे हैं, और एक पता नहीं यार, और उसको कूलनेस कहते हैं, उसको पता नहीं क्या बना रखा है। एवरीवन इज डिप्रेस्ड, एवरीवन इज सैड, सबकी जिंदगी में लगे हुए, समझना जरूरी कि लगते हैं और पार्ट ऑफ लाइफ है, और you need to learn to be happy. You need to learn to work hard. You need to learn to do the right thing. You need to learn to read the right thing, to watch the right thing. Save yourself from this thing. Save yourself from, specifically from Instagram. YouTube पर भी है, Reddit पे तो बहुत ही है, but please, because most of you, मैं जिनको भी देखता हूँ वो Instagram पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, please save yourself from this. If you're watching this podcast, तो इसका मतलब you consume right content. तुमको ऐसे content consume करना पसंद है। I can only request, that's it. मुझे पता है जब मैं ऐसे टॉपिक पे खुद से बात करता हूँ तो मुझे पता है that I can't change everything. मैं हूँ ही कौन, who the hell I am, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं इतना अचीव भी कर, और जिन्होंने अचीव कर लिया वो भी नहीं कर पा रहे चेंज, उनको पता है क्या हो रहा है, और पता नहीं, पता भी नहीं पता। बट अगर आपको आपकी ज़िंदगी बेटर करनी है तो आई वुड से जस्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम दोज पीपल, फ्रॉम दोज अकाउंट्स। अपनी मेंटालिटी को, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, अपने दिमाग को डेवलप करो। इन चीज़ों से प्लीज़ दे सेव अस। छोटा भाई होता है तो उसके समय के साथ बिहेवियर में बदलाव आते हैं, वो उसके अंदर वो ओपिनियन बनते हैं, तो उसके साथ इसको सिखाए कैसे, वो सही रास्ते पे कैसे।
मतलब कि क्वेश्चन है इसकी, जो भी हमारा छोटा होता है जनरेशन, जो हमारा बेटा भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अब वो छोटा था तब तक हम ऐसा चीज़ सिखाते थे तो वो सीख जाता था, मान जाता था, क्योंकि हम बड़े उसको लगता था दैट वी हैव नॉलेज, वी हैव एक्सपीरियंस। जैसे जैसे अब वो बड़ा हो रहा है, इसको लग रहा है कि मुझे पता है, जो कि हम सबके साथ होता है, लेट्स एक्सेप्ट। जब वो एक उम्र में आते हैं हम अपने पापा की नहीं सुनते हैं, हमको लगता है हमें भी कुछ को भी लग सकता है कि मेरे पापा गलत सोचते हैं, मुझे सही चीज़ पता। एक उम्र में पता चलता है कि मैं फादर वॉज राइट बिकॉज ऑफ दिस, और मैं ये सोचता था बिकॉज ऑफ दिस, ना मैं गलत ना मैं सही, ना वो गलत ना वो सही, ऐसा सीन बन जाता है। बट जो था वो समझ नहीं पाया, समय बीत गया। बट जो अब वो बड़ा हो तो अपनी चीज़ करना चाहते, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, और तुम हो कि तुम बताना चाहते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है, सही चीज़ करो, सही चीज़ सीखो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, डोंट ट्राई टू टीच हिम। अब वो अगर वो ऐसा कर रहे हो तो उसे करने दो, लेट हिम टेस्ट द फ्रीडम। क्योंकि अब क्या होगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस करा है कि योर केयर शुड नॉट लुक लाइक अ कंट्रोल टू योर यंगर वंस। केयर कर रहे हो ना तुम उसकी, ये गलत ना हो जाए, तू ऐसे मत करा कर, समय से घर आ जाए, ये चीज़ कर, ये वाली किताब पढ़, ये कर वो कर, तो ये केयर कर रहे हो तुम उसने। खाना खा रहे, लेकिन खाना खाए नहीं खाए ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन जब तुम केयर करते हो उसका लगता है भाई उसको अंदर से कट, ठीक है ना यार, मत करो यार। उसके अंदर का विचार ये है, चाहे बाहर से कोई बोले, उसको लगता है कंट्रोल कर भाई। ही स्टार्ट्स फीलिंग कि आई एम बीइंग कंट्रोल, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ये सोच। और लेकिन तुम तो कह रहे हो यार मैं केयर करता हूँ, रोते हो क्योंकि मैं केयर करता हूँ, मेरे को समझता नहीं है। अब बताओ, पेरेंट्स के साथ में बड़ा पंगा रहता है कि हम केयर करते हैं, बच्चे कंट्रोल समझते हैं। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो पेरेंट्स है, उनको समझना पड़ेगा दैट योर केयर हैज स्टार्टेड टू लुक लाइक कंट्रोल, योर केयर इज बिकमिंग कंट्रोलिंग। हमारी केयरिंग ही कंट्रोलिंग बन रही है। तो स्टॉप इट, स्टॉप कंट्रोलिंग इट, मीन स्टॉप। मैंने कहा केयर करना बंद करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कि कह दो कि ये चीज़ करनी चाहिए, वो जो भी करे, और बोल दो कि जो तुझे लगता है बोल दूँ, क्योंकि वो समय आ चुका है। अब ये थोड़ा सा रिस्की भी है कि जो तुझे करना है तू कर, गलत भी हो सकता है उसके साथ, बट इतना करने दो जितना, मतलब मैं तो कहता हूँ कि करने ही, फ्रीडम, गिव देम द फ्रीडम, बट इतना ना फ्रीडम में डूब ही ना जाए, उसका ध्यान रखो। बाकी कुछ मत सिखाने की कोशिश करो, केयर करो, कंट्रोल मत करो। तुम्हारी केयर कंट्रोल लगती है, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी केयर कंट्रोल है, वो लगती है उसे, तो तुम्हें क्या करना है कि उसे जो मन है करने देना है, जो भी मिले। लोग यही नहीं कर पाते, वो उस बात को हजम नहीं कर पाते पेरेंट्स से होते, क्योंकि फिर रिस्पेक्ट का आ जाते हैं कि हम बड़ा भाई, बड़े, हमारी बात सुननी पड़ेगी, ये सुनेगा कि हम कैसे लिए। तो भाई यार तुम बड़े हो, ठीक है हो, अब उसका टाइम है, तुम्हें उसको जान देना पड़ेगा। उसको जिस प्रकार का वो इंसान है तुमसे तो अलग है ना। हो सकता है तुमने अपनी उम्र में इस चीज़ को ऐसे किया, वो इस चीज़ को अलग तरीके से करना चाहता है, करने दो। पेरेंट्स का काम है, बड़ों का काम है गिविंग द फ्रीडम टू द एंड द राइट वैल्यू ऑल्सो। अगर वैल्यूज गलत है और फ्रीडम दे दी फिर तो बिगड़े है यार। तो स्टॉप डूइंग दैट थिंग, स्टॉप टीचिंग हिम, लेट हिम डू व्हाट ही डज। जब करने के बाद खुद सीखेगा, तुम्हारे पास आ रहा है पूछने के लिए, बता दो। तुम्हें जो लगता है तुम बस बोल दो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उम्मीदें मत रखो। और अगर वो तुम्हारे मन की नहीं कर रहा है तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है तुमसे, हो सकता है वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर भी रहा हो, तब भी मत हो परेशान, उसे करेंगे, ठीक है। बस उसको ये फील हो एट द एंड ऑफ द डे कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, चाहे मैं अपनी मन की करता हूँ और मेरे साथ। उसको ये फील ना हो कि मैं अपनी मन की कर रहा हूँ इसलिए मेरा भाई मेरे से दूर है। उसे ये ना लगे कि उसकी फ्रीडम का प्राइस तुम्हारा दूर जाना है। उसको ये लगना चाहिए कि मेरा फ्रीडम है, उसका कोई प्राइस नहीं है, मेरे भाई भी मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ है, मेरे पापा भी मेरे साथ है। दैट इज़ द थिंग गाइस, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड द राइट वैल्यूज़ इन योर यंगर वर्ड्स। ये मेरा एक्सपीरियंस ही है, ये मैंने सीखा है, यही चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। और जो फादर्स हैं उनके लिए भी, और जो बेटे भी हैं वो भी इस चीज़ को समझे, यानी कि जो यंगर वर्ड्स है वो भी इस चीज़ को समझे कि दे आर केयरिंग, दे आर नॉट कंट्रोलिंग। बट ठीक है, आई डोंट वॉन्ट देम टू केयर फॉर मी, but always remember if they want good for you, they are there for you. Never hesitate to call your loved ones. कभी मत सोचो कि जैसे तुम भाई हो, दो भाई हो, चाहे तुम अलग रह रहे हो, अलग कंट्रीज में रह रहे हो, अलग जगह रह रहे हो, हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नहीं है तो मुझे पता है मुझे किसे कॉल करना है, अपने भाई को या अपने पापा को, अपने दोस्त को, जो भी जिस भी तरीके का रिश्ता किसी के साथ बना रहे। सो दिस इज द थिंग,
किसी बंदे ने हमसे क्वेश्चन पूछा लेकिन हम उसके आंसर के बारे में श्योर नहीं है कि क्या दे, या कंफ्यूज है, या अभी इतना सोच नहीं पा रहे, तो आंसर कैसे दे या देना भी चाहिए? गुड क्वेश्चन कि क्या करें जब कोई क्वेश्चन हमसे पूछे और हमको आंसर पता नहीं। तो सिंपली कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर थोड़े अनश्योर हो तो उस अनश्योरिटी के बारे में बात करो। सिंपल कि जैसे तुमने सुना है, कहीं पढ़ा है, तुम ये कह सकते हो यार मैंने इस किताब में पढ़ा ये चीज़ उससे सुनी लेकिन उसने ये कहा है, या फिर मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो आई एम अनश्योर कि ये है क्या चीज़। लेकिन जब तुम ये दो अनश्योरिटी बताओगे तो कुछ ना कुछ तो बता ही रही हो जो वैल्यूबल हो सकता है, तो उस अनश्योरिटी के बारे में बात कर दो। लेकिन नहीं, लेकिन सामने वाला कहता है या तो ये या तो फिर ठीक है, आई डोंट नो। अगर वो कह रहे कि गिव मी द करेक्ट आंसर एंड यू डोंट हैव द करेक्ट आंसर, तो यू से कि आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस, आई विल रीड अबाउट इट, ये जान जाऊंगा। बट इफ यू वांट टू नो व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसोर्सेज जो मैंने लोगों से सुना है, आई कैन कम्युनिकेट दैट विद यू, ये बोल सकते हो। बट अगर वो करेक्ट ही मांग रहा है, ये करेक्ट ही देना है सिचुएशन के हिसाब से, यू विल से ऑनेस्टली दैट आई डोंट नो अबाउट दिस पर नाउ, मेरे को नहीं पता बट आई विल रीड अबाउट इट, वी नो अबाउट। अब तो बिकम गुड एट स्पीकिंग। But you become good basically at any skill, whether speaking, sales, writing, content creation, creating videos, filmmaking, video editing, by repeating, by the repetition, by doing it again and again and again and again and again and again. So I teach students जो 11वीं 12वीं 11th 12th 10th के students होते हैं, I teach them English and communication and political science specifically. तो जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ तो आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल। और ये मैं करीब जब से मैंने आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड, मेरे को 3 साल हो चुके हैं 12वीं करे हुए, सो वो 3 साल से इसको प्रैक्टिस बहुत किया है। और पिछले 1.5 साल पहले जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, हालांकि आई वॉज इनकंसिस्टेंट, आई वो फेल्ड एट क्रिएटिंग वीडियोज़ डेली, बट आई कीप प्रैक्टिसिंग, सो आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, रिपीटिंग द वर्ड्स, द आइडिया दैट आई वांट टू कम्युनिकेट। सो उस रिपीटेशन से क्या हुआ, एक तो अपना स्टाइल फॉर्म हो गया, बोलने का तरीका पता चल गया। अभी बहुत करना बाकी है, बहुत अच्छा सीखना बाकी है, बट द आंसर इज बाय रिपीटेशन। तो इससे अब मैंने कैसे सीखा, मैंने सीखा कि बार बार रिपीट करके बच्चों से बात कर करके। अब वो बच्चे बड़े वियर्ड क्वेश्चंस भी लेकर के आते थे, कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस लाते थे, कभी स्कूल के क्वेश्चंस लाते थे, कभी फैमिली के। तो देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन। तो जितने उनके अच्छे क्वेश्चंस होते थे, दैट मेक्स मी थिंक ओके दिस इज व्हाट यू शुड डू, दिस इज व्हाट आई थिंक, तुम्हें क्या लगता है, एंड दे गो एंड उसको एग्जीक्यूट करते थे, उनकी लाइफ में बदलाव आते थे। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि आई हेल्प दिस पर्सन, आई हेल्प दिस बॉय, आई हेल्प दिस गर्ल। सो वो रिपीटेशन होती गई। लेकिन फ्रेमवर्क क्या बनाए अगर हम उसको निकालें कि क्वेश्चंस के सामने खुद को खड़ा कर दो और आंसर्स दो, जो भी दिमाग में है, जो भी लगे। नहीं आ रहा तो लिख लो, इसके बारे में पढ़ूंगा, सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस होल पॉडकास्ट एपिसोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेमवर्क। जब भी इसको इस तरीके से मैंने रखा कि आई विल जस्ट सिट डाउन, नो स्क्रिप्ट, नो आइडिएशन, नो आउटलाइन। एंड अभी मेरे सामने 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरे से जिनकी भी आपने देखा कि क्वेश्चंस की किसी की आवाज़ भी आई होगी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे एंड मैंने आंसर दी विदाउट ज़्यादा सोचे बिना। जो आंसर दिमाग पे है मैंने भी दी, और ऑलमोस्ट इट इज़ राइट आंसर, जो कि सही है और सही तरीके से बोले गए हैं। कम्युनिकेशन हुई है, बताया गया, समझाया गया, सोल्यूशन प्रोवाइड हुआ है, वैल्यू प्रोवाइड हुई है। तो इसी तरीके से ही जो पूरा पॉडकास्ट है उसी फ्रेमवर्क को दिखा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको बैठना है, अपने दोस्तों को बोलना है, अपने जूनियर छोटे भाई बहन, इवन अगर आपके पेरेंट्स आपकी चीज़ों में हेल्प करते हैं तो पेरेंट्स को बिठा करके दैट आस्क मी एनी क्वेश्चन, मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे मेरे बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आई विल ट्राई टू आंसर। कोई टॉपिक भी जैसे इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछिए। अब रैंडम क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता ही नहीं कि कौन से हो सकते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको बोलना है। हकलाओगे, परेशानी होगी, दिमाग खराब होएगा, बहुत चीज़ें होंगी, जर्नी है, लेकिन यू विल लर्न इट बाय स्पीकिंग। हार जाओ तो फिर देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू कैन स्पीक क्लियरली, स्पेसिफिकली, ऑथेंटिकली, बहुत अच्छे से बोल पाओगे। तो यही चीज़। अब ये पूरा पॉडकास्ट मैंने इसलिए किया, वी डिडंट हैव एनी आउटलाइन, तो हमने सोचा कि लेट्स डू इट फ्री स्टाइल, आई विल स्पीक अबाउट एनीथिंग, जस्ट आस्क मी द राइट क्वेश्चन। सो स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था पॉडकास्ट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। नाउ इफ यू वांट टू बिकम बेटर स्पीकर, देन बिकम better at answering the right questions and understand what is the right question and learn how to ask the right question, because if there is no one
अगर मेरे रूम में कोई भी नहीं है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा. तो आई मस्ट हैव दिस एबिलिटी to ask the right question, and then I will think and I will speak and I will write, and that's how I will become good at speaking, at conversation and communicating my ideas and values. Hello everyone, I hope you like this Q&A session जिसके अंदर different questions आए, जिसके अंदर मुझे नहीं पता था क्या questions आने वाले हैं, जो कि मेरे लिए भी एक अलग और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. अलग तो नहीं कहूँगा because I have experienced this many times, but on camera एक अलग एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं कैमरे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ इधर भी देख रहा हूँ. So I hope you like this kind of videos and please let me know कैसा लगा और ऐसी वीडियोस क्या हमें करते रहना चाहिए पॉडकास्ट में. बाकी अगले एपिसोड्स में और अच्छी बातें हो रही होगी and I hope you're watching the whole episode because I want you to watch the whole episode, make notes and implement in your life. And अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो you would love to subscribe me, so please subscribe to this channel and help me grow. Thank you.